हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मींस इम्प्योर। जब दो या ज्यादा ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं। एक्चुअली ना ये केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल है जिसकी शेप ऐसी है, पी ऑर्बिटल है जिसकी ऐसी है, तो ये प्योर ऑर्बिटल। और अगर ये अपनी एनर्जी मिक्स करके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी को, एक जैसी एनर्जी का ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो इस फिनोमिना को, इस हाइपोथेटिकल फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इन दोनों ने अपनी एनर्जी मिक्स की है तो sp नाम के दो ऑर्बिटल बनेंगे। और बेटा हम इन दोनों की शेप ऐसे दिखाएंगे। दैट मींस एक ऑर्बिटल थोड़ा सा, एक लूप बड़ा होगा, एक छोटा, एक लूप बड़ा, एक छोटा, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ऑब्वियसली ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये प्योर थे और ये हाइब्रिड। So basically what is the meaning of hybridization? It is remixing of energy, a hypothetical concept. Hypothetical concept क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि जस्ट हमने देखा कि रिएक्टेंट या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अमोनिया बना, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट थे, बॉन्ड एंगल 90 नहीं था, तो एक अंदाजा लगाया गया कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि बॉन्ड एक जैसे कैसे हो गए, सबकी एनर्जी एक जैसे कैसी हो गई, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दे दिया हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कार्बन का एग्जांपल आपको दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बच्चों क्या क्या तरीके थे? हमने पहला मेथड हाइब्रिडाइजेशन का जो पढ़ा है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो पहला मेथड हमारा बेस्ट है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन। आपके पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, इनको ऐड करिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कई बच्चे लोन पेयर काउंट करना नहीं जानते, सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करना जानते। द रीजन इज दिस। फिर भी ये मेथड उनके लिए बेस्ट है जिनको स्ट्रक्चर बनाने आ गए हैं, जिनको लोन पेयर काउंट करने आ गए हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट। सेकेंड, दूसरा मेथड हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो था बेटा, दैट इज बेसिकली द सेकेंड मेथड जो हमने कल पढ़ लिया था, जो आपको स्कूल लेवल पे नहीं लगाना है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। दैट इज आप ऐड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर 2 और 8 के बीच में आए तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 9 एंड अबव आ जाए तो बेटा इसे आप 8 से डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। रिमाइंडर आ रहा है तो उसको आप ऐड करेंगे अगर फाइनल रिमाइंडर बना, और अगर रिमाइंडर इनके बीच में है तो 2 से डिवाइड। तो आपको कल का याद आ गया होगा, ऐड ऑल द क्वेश्चंस एंड फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, I3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, तो एक आयोडीन में 7 है, 3 आयोडीन में 21 हो गए, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया है 22 हो गए। 22 को आप डिवाइड करेंगे, पहले 8 से, 8 2 टाइम्स 3, 6 बचेगा बेटा, 2 3 टाइम्स 6, और ये एडिशन आ रहा है आपका 2 + 3 5, तो ये 5 की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। ठीक है, तो ये एक सेकंड मेथड आपको कल मैंने बताया था लास्ट टर्न पे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करिए और सॉल्व करिए। बट ये बहुत लिमिटेड मेथड है, हर जगह नहीं लगाना है। जहां भी एक सेंट्रल एटम है वहां लगा लीजिए, एक से ज्यादा सेंट्रल है वहां मत लगाइए, एंड कॉम्प्लेक्स में नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केमिस्ट्री में एक होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, तो जनरली ऐसे आपको दिखाए जाएंगे K4 FeCN6, और पूरे 12th में चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां आप पढ़ेंगे। तो इस आयरन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी वहां, आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो ये वाला मेथड कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं है, पॉलीसेंट्रिक के लिए नहीं है, एक सेंटर के लिए है, और ऑब्वियसली स्कूल के टीचर के लिए भी। स्कूल में मत लगाइएगा, काट दिया जाए। ठीक है, नाउ द थर्ड अप्रोच, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक मेथड और देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जा सकती है। एक अप्रोच, थर्ड अप्रोच है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, दैट इज जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उससे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वो एटम, सपोज नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दे आर टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, उसके चारों ओर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। बेसिकली मोनोवैलेंट एटम कहने का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जिनकी वैलेंसी 1 है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े, माइनस नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम एंड प्लस माइनस चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप प्लस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे।
मतलब ये अभी आपको चार्जेस का वर्ड मतलब समझाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल से। देखिए बेटा ये फॉर्मूले क्या है, ये है अमोनिया। एग्जाम्पल से बोलिए, अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाली, तो आपने क्या किया, इसमें हाफ लिखा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में, बता दे यार, नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वेरी गुड, वैलेंसी शेल में 5 है। अब नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड वाले या मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े, तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड इसे कह सकते हैं। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई 5 बॉन्ड का एटम नहीं है, कोई चार्ज। तो ये आंसर आया ना बेटा 8/2, सॉरी 8/2 पूरा आंसर आया। और 4 की हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाला मेथड यूजुअली स्कूल के टीचर फॉलो कराते हैं। जैसे बेटा उन्होंने कहा NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाँ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड कह लीजिए, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली जितने भी सेंट्रल एटम से बाकी एटम लगे हैं सिग्मा बॉन्ड से सब जुड़े ही, और 5 बॉन्ड का कोई चक्कर ही नहीं है। प्लस चार्ज का मतलब -1, बेटा ये याद रखना है, चार्जेस में प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन इज आउट, और इसलिए अरे गलत हो गया बेटा, -1 करेंगे, 5 + 4 9, 9 में से बन गया 8, और 8 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अरे भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो SP3 आएगा। कैसे SP आ गया तेरा है, ध्यान से करिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। प्लस कर दिया था गलती से। तो अगर तू प्लस करेगा ना तो भी तू गलत कर रहा है, क्योंकि तब तेरा आंसर के अच्छा, तो तूने 2 फॉर्मूले मिला दिए उठा के। अगर तूने प्लस किया तो 10 आ गया, और अगर 10 आ गया तो क्या तू 8 से डिवाइड और 2 से डिवाइड करेगा, वो तो फॉर्मूला अलग है। इस फॉर्मूले में तो हमेशा 2 से ही डिवाइड कर, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। 5 आना चाहिए तब भी दोबारा तुमने ऐसे। चलिए और एग्जांपल देखिए छोटे छोटे से पहले, ये है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है, सेंट्रल इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है, 5 बॉन्ड एक भी नहीं है, चार्जेस एक भी नहीं है, 8 का हाफ 4 का मतलब sp, ठीक है। वेरी वेरी गुड। अब बेटा आप खुद करना स्टार्ट करें। PCl5, यहाँ सेंट्रल एटम, वेरी गुड, सभी कर चाहिए। सेंट्रल एटम फास्फोरस है बेटा, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। यस, ये तरीका सही है, आप लिख के जवाब दीजिए। आप बोलते ना तो मैं भी बीच बीच में थोड़ा घबरा जाता हूँ, तो आप लिख के जवाब देंगे, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फास्फोरस सेंट्रल है, बड़ा क्वेश्चन है तो मैं बता दूं, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, और उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 5 क्लोरीन। अरे बेटा अभिषेक, कल भी हमने 1-2 बच्चों को कहा था पी में सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, PX PY PZ, तो पी में चौथा ऑर्बिटल है ही नहीं, फिर हाँ तो sp4 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड है और कोई 5 बॉन्ड नहीं, तो 10/2 5, और 5 का आंसर बेटा sp3 जाता है। sp4 नहीं बोलना है, sp3d बोलना है, क्योंकि एक s 3 p 4 और एक d आ जाएगा, तो 5 ऐसे आए, ठीक है। और थोड़ा इसको चेंज करते हैं, बताइए बेटा XeF2, ऑब्वियसली xenon इज द सेंट्रल एटम, और इस मेथड से निकालेंगे। अब आप उस मेथड से नहीं निकालेंगे, आप इस मेथड से निकालेंगे। XeF2 xenon की हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ संजना बेटा गलती कर गए, बाकी श्रेया सही है और ये भी ठीक है, वेरी गुड। विजय सही, संजना सही, विजय सही, बाकी सब सही। तो ये xenon के आउटर मोस्ट में बेटा 8 है, और 2 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, 5 बॉन्ड का सेंस ही नहीं हुआ। 10/2 10/2 5 का मतलब sp3d, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में जो कल लॉजिक लगाया था उसको दिमाग में रखते हुए XeOF2, बेटा एक कॉमन सेंस है, XeOF2 और XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन सेम आनी चाहिए, तो जो sp3d आई है वो यहाँ आएगी, बट यू हैव टू प्रूफ इट, आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी या कैसे आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ आप xenon के आउटर मोस्ट में 8 लिखेंगे। बेटा आपकी जो सिग्मा बॉन्ड है ना, 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, और ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ता है
तो उसमें एक पाई भी होगा। इज इट क्लियर? तो या तो सीधा ऑक्सीजन को काउंट ही नहीं करना है, या फिर आप यहाँ करेंगे भी तो सिग्मा एक बढ़ जाएगा, एक पाई भी बढ़ जाएगा, और कोई चार्जेस नहीं। तो अगेन 8 + 3 11 -1 10 10 डिवाइडेड बाय 2 इट इज अगेन 5, और ये 5 में से आंसर हो गया बेटा sp3। ठीक है, बोलो क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा सा और टफ है, लिटिल थोड़ा सा बताओ बेटा। I3 नेगेटिव, वैसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है I3 नेगेटिव, बट मुझे उम्मीद है बच्चों कर I3 नेगेटिव बताओ। एक्चुअली ना इस I3 नेगेटिव में आपको ये सोचना है एक आयोडीन सेंटर में होगी, बाकी दो किनारे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ जो सेंटर वाली आयोडीन है उसका आप निकाल रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक सेंटर में आयोडीन है, बाकी दो साइड बाय साइड है, तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया। आयोडीन कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, सिग्मा बॉन्ड बचे हुए 2। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से भी आ रहा है। नहीं बच्चों गलत है, श्रेया गलत है, वेदेगा आप भी गलत हो बेटा, अभिषेक करेक्ट। और अब ये हुआ 7 + 2 9 + 1 10 10/2 is 5 5 का आंसर sp3 आया सर? फिर से बता, I3 नेगेटिव बेटा, I3 नेगेटिव में 3 आयोडीन है। ये 3 आयोडीन एक रेजोनेटिंग है, सॉरी, ये I3 नेगेटिव ऐसे एग्जिस्ट करता है, और हमें इस सेंट्रल आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपने करना क्या है, सेंट्रल आयोडीन से बाकी दो आयोडीन जुड़ी। तो इस फॉर्मूले में ज्यादा स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, इस फॉर्मूले में सिर्फ इतने, इससे मतलब है सिग्मा और पाई बॉन्ड या चार्जेस। तो बेटा हाफ फॉर्मूला जो है हाफ प्लस सॉरी हाफ विद इन ब्रैकेट सबसे पहले लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम इस आयोडीन के हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ये आयोडीन अब कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? इट इज अ कॉमन सेंस, टोटल 3 एटम है, n-1 फॉर्मूला होता है जनरल, तो टोटल 3 एटम है, ये सेंट्रल है, तो बाकी 2 से सिग्मा है, तो यहाँ 2 सिग्मा हो। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो टोटल एडिशन 10 10/2 is 5 5 is। सर क्लोरीन के पास भी तो सेम ही केस होता है, पर उसमें हम क्या नाम है सर 1 लेते हैं तो वो 5 हो जाता है PCl5 में। तो सर यहाँ पे हम I के 3 नहीं लेने चाहिए, क्योंकि I भी तो 7 वाला कर रहा है केस। यस सर, 7 × 3 नहीं करेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या ना बच्चों, इन्होंने दो फॉर्मूले उठा के मिला, पिछला फॉर्मूला ये था, या एक बच्चे ने अभी कहा 7 × 3 कर लें, तो भैया वो पिछला मेथड था 2 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना, 18 से डिवाइड करने वाला मेथड। ये मेथड अलग है। ये मेथड क्या है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भैया किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, सिर्फ उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरे मोहल्ले के नहीं, मतलब जो सेंट्रल है सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ये कितने मोनोवैलेंट एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, माइनस पाई बॉन्ड कितने हैं, तो बाइवैलेंट एटम ट्राइवैलेंट जो भी है वो कह सकते हैं, सिग्मा एंड पाई, और प्लस माइनस चार्जेस, ये फॉर्मूला है। अब बेटा I3 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालनी है? सेंट्रल वाले आयोडीन एटम की निकालनी है। इट्स अ कॉमन सेंस, सेंट्रल वाले आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, एंड सो एंड सो एंड सो। अब आपने कहा कि कंपेयर करिए PCl5 से, आप इसको जरा ध्यान से देखिए, PCl5 में अंडरलाइन कौन है? फास्फोरस। तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी, तो फास्फोरस सेंट्रल था, तो भैया फास्फोरस सेंट्रल था तो उसके 5, और ये मैंने जो +5 किया, ये इसमें क्लोरीन की वैल्यू 1 नहीं ली है, इसमें मैंने कहा है कि इससे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो फास्फोरस पांचों तरफ क्लोरीन से जुड़ा है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ फास्फोरस की कहानी थी, और यहाँ आयोडीन सेंट्रल है, तो जो सेंट्रल है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ जितने लगे हैं वो सिग्मा बॉन्ड वाले हो गए, फिर चार्जेस या पाई बॉन्ड है वो है। मैं आपको फिर लिख के दिखा देता हूं, अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, कि ये PCl5 से कंफ्यूज हो रहे हैं। ये कह रहे हैं PCl5 में Cl था और यहाँ I था, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों हेलोजन्स हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन ये आप ध्यान से देखिए बेटा, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, दोबारा दिखा दे रहा हूं बेटा, PCl5 में फास्फोरस इज द सेंट्रल, और यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है,
तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, इससे सिग्मा बॉन्ड, तो ये कौन है इससे मतलब नहीं है, यहाँ इनकी कोई जिसे कहते हैं ना औकात ही नहीं है, ठीक है, इनको कोई पूछ नहीं रहा तुम कौन हो, खाली इनसे ये देखना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो भैया 5 सिग्मा बॉन्ड है, बात खत्म, 10/2 is 5 और जो आंसर आना था ये आपने। अब आप बात कर रहे हैं I3 नेगेटिव की, तो भैया I3 नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर आएगा और बेटा इस स्ट्रक्चर में ये रही सेंट्रल आयोडीन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, और ये जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला है इसमें लगाओ, हाँ, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड, एक बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो इसलिए टोटल आपका 10/2 7 2 10 5 ये हाइब्रिडाइजेशन। दिस वन इज अब क्लियर है, अब क्लियर है। देखो बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात करें ना बेटा, तो स्ट्रक्चर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पता हो तब, इसीलिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन का ये थर्ड मेथड बता रहा हूँ आपको। पहला मेथड था सिग्मा प्लस लोन पेयर व्हिच इज द बेस्ट, उससे तो कोई तोड़ ही नहीं है कि अगर आपको सेंट्रल एटम दिख रहा है उससे पूछा सिग्मा, ये रहे सिग्मा और लोन पेयर ऐड कर लीजिए, शेप भी तुरंत पता लग जाएगी, वेरी बेस्ट। स्कूल के टीचर्स को ये मेथड अच्छा लगता है। द बेसिक रीजन ये मेथड क्यों अच्छा लगता है कि यहाँ जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है बस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो तो बाकी कुछ की जरूरत, क्यों, बाकी सब में सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, तो बस जितने नंबर है वो यहाँ नंबर लिख दिए जाते हैं। यहाँ I3 था तो I3 नेगेटिव में सेंट्रल एक आयोडीन होगी जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, तो बचे हुए कितने, 2, तो बाकी 2 आगे लिख देने सीधा सीधा। कभी ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, ठीक है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं है, आपको अगर याद हो सिग्मा बॉन्ड की कवरिंग होता है पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे, तो पाई बॉन्ड वैसे तो कैलकुलेट करने का यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसका एक हमने शुरू में रूल पढ़ाया था, अगर H एटम कभी भी आए या H मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन तो सिंगल बॉन्ड होगा, साइड में जब भी हाइड्रोजन या हेलोजन आए सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन या सल्फर आए तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन आए तो उससे 3 बॉन्ड दिखाएंगे, कार्बन आए तो 4 बॉन्ड दिखाएंगे। तो बस इस लॉजिक को फॉलो करेंगे, H हाइड्रोजन हेलोजन 1, ऑक्सीजन सल्फर 2, नाइट्रोजन फास्फोरस 3, कार्बन सिलिकॉन 4 बॉन्ड, तो उसके हिसाब से आप बना लेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी, जहां डबल बॉन्ड बनाएगा वहां 1 सिग्मा 1 पाई, जहां ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा 1 सिग्मा 2 पाई। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, अगले 2 बॉन्ड हमेशा, उसके बाद वाले जो भी बॉन्ड होंगे उन 2 एटम के बीच में वो पाई। सर तो सर हमें स्कूल में तो लेके शो करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तो आंसर गलत नहीं आ जाएगा? स्कूल में क्या शो करना पड़ेगा? सर जैसे मान लीजिए ज़ेनॉन OF2 दे रखा है तो हमें ऑक्सीजन का भी तो लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बनाइए, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर अभी हम बना के दिखाएंगे, स्ट्रक्चर बनाइए उसमें ऑक्सीजन दिखाने पड़ेंगे बेटा। स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको इसीलिए पहले लिखा दिया, उसे याद करिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर पे क्या स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर तो हम पहले लिख चुके हैं सारे के सारे, बस उनको डायग्रामेटिक शो करना है तो अभी कर देंगे यहाँ पे। चलिए I3 पॉजिटिव, बताइए आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाफ 7 2 -1 8 2 4 sp3, समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो। वेरी गुड, क्लियर है सब बच्चों को इसका मतलब? वेरी नाइस। डाउट है तो पूछिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, डाउट है तो पूछिए जल्दी से, पास कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का तरीका था, थोड़ा से और एक कर लेते हैं, जैसे SO3 है, SO4 माइनस, जल्दी से बताइए बेटा, SO3 SO4 माइनस, ऑब्वियसली सल्फर सेंट्रल है दोनों,
पहले वाले में सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 और आपकी इच्छा है, वेरी गुड, आपकी इच्छा बेटा आप ऑक्सीजन काउंट करें या ना करें। मैं यूजुअली बच्चों को कहता हूँ मत ही करो काउंट, चलो अगर ऑक्सीजन 3 काउंट करें तो -3 भी करना पड़ेगा। क्यों -3 करना पड़ेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, 6/2 is 3 और 3 का मतलब sp2 आए। और इस केस में बिल्कुल सही है बेटा, वैसे ये 6 थे और ये +4 -4 आपकी इच्छा करना है करें, नहीं करना नहीं करें। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, -2 का मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये बेटा 8/4 sp। बताइए बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को इन दोनों में? सर SO4 -2 को एक बार बता दीजिए, SO4 -2 में स्ट्रक्चर बता दीजिए। चलिए बेटा मैं बना देता हूँ, वैसे भी स्ट्रक्चर आगे आएंगे दोबारा। ये है बेटा सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रहे 2 ऑक्सीजन, पहले 2 मैंने बनाए, 2 और बनाऊंगा अभी। ये 2 ऑक्सीजन जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिला है, तो इट इज अ कॉमन सेंस, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया ऑक्सीजन को तो 6 + 1 7 हो गए। अब इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, 2 4 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इन्हें बाहर से मिला हुआ है, थोड़ा डीप कर दिया, डार्क कर दिया मैंने, ये बाहर से मिला हुआ है और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की खाली बॉन्डिंग। ऐसे ही इस ऑक्सीजन में ये एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि इनके पास 6 थे पहले से और एक बाहर से आया 7, एक की जरूरत है, तो इन दोनों में सिंगल बॉन्ड और बाकी ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े। इज अ कॉमन सेंस, क्यों डबल बॉन्ड से जुड़ेगी? क्योंकि ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है और 6 है आउटर मोस्ट में 8 का। अब ये इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं या आप इसे ऐसे शो कर सकते हैं बेटा शॉर्ट में कि ये SO2O नेगेटिव O नेगेटिव। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है ये वाला फॉर्मूला हाफ वैलेंस दिस। क्यों? क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट नहीं देखने, उसमें मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट एटम देखने। ये सारे के सारे बाईवेलेंट, इनकी वैलेंसी 2 है, तो इस फॉर्मूले में स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। ये वाला जो आपको फॉर्मूला भी बताया मैंने, हाफ और दिस एंड दिस, वो आपको कैसे अप्लाई करना है। ये लिखा सल्फेट, आपने सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों सिग्मा और पाई दोनों से जुड़ेंगे, तो +4 -4 हो जाएगा। यहाँ +4 यानी 4 सिग्मा बॉन्ड, -4 यानी 4 पाई बॉन्ड, और चार्जेस के रूप में क्योंकि -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये दोनों वर्ड लिखते ना लिखने कोई जरूरत ही नहीं थी। तो 6 + 2 8 हो गया, 8/2 4 हो गया, 4 का मतलब आंसर। तो जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें 2 ही तो पाई थे। वेरी गुड, मैंने इसीलिए तो कहा कि यहाँ पे ये अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है, अब जरा इस स्ट्रक्चर में अगर आप स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो वो यूज करिए। बताइए बेटा इसमें सल्फर से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सल्फर से 4। वेरी गुड, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड, और अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो इसी पे स्टिक रहिए। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 और लोन पेयर एक भी नहीं है। सेंट्रल एटम सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फर पे लोन पेयर एक भी नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो आंसर तो वही आया sp। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर बना के कर रहे हैं तो बेस्ट इज दिस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये एक अलग फॉर्मूला है। और अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना के कर रहे हैं, आप पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वैसे देखना चाहते हैं, तो वो मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट वाला फॉर्मूला सही है कि वहां कितने मोनोवेलेंट चारों तरफ है, बाईवेलेंट चारों तरफ है, उस फॉर्मूले से। ठीक है, दोनों फॉर्मूले को मिक्स करके करिए। ऑर्बिटल लेके ही पूछ सकते हैं कि इसमें चार्जेस कितने हैं या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। पहले पढ़ दो क्योंकि हमको वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे ही, क्योंकि आपको जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पता होंगे तभी आप करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन और करेक्ट शेप बता पाएंगे, तभी डाइपोल मोमेंट निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो निकालने आने ही आने चाहिए। ठीक है,
चलिए बेटा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सर वो कहते कि एक कंपाउंड है, उसकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेन एलिमेंट की sp3d2 है, और आप उसके ये लोन पेयर ये हैं, आप सिग्मा बॉन्ड बताइए सर। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन? नहीं, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है ना, मतलब ये तो बहुत इजी लेवल हो गया। जब आप सोचोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी हो गया कि उन्होंने ये भी दे दिया है, नाम दे दिया तो ये भी पता लग गया। लोन पेयर पूछे तो डायरेक्ट माइनस करके निकाल देंगे। हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने दे दिया sp3d2, 6 की हाइब्रिडाइजेशन होगी, और उन्होंने नाम दे दिया सपोज sf4 या और कोई नाम sf6, तो सिग्मा बॉन्ड भी पता लग गया कितने, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए बेटा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। बेटा कल भी मैंने बताया था, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो बच्चों। मैंने कल आपको एकदम क्लियर कट बताया था कि वेरी गुड अभिषी, सही है, वेरी गुड वेदई, सही है बेटा। कार्बन में या तो sp होती है या sp2 या sp3। कार्बन में कभी d आता ही नहीं। कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों नहीं आता। कार्बन में d ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करता। कार्बन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यहाँ इनके गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अगर 3 सिग्मा वाले एटम देखोगे तो 3 पाई वाले भी आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो जुड़ेंगे, तो इसलिए 6/2 is 3, और 3 का मतलब sp2। सॉरी, 3 का मतलब यस। अब क्लियर है सब बच्चों? पूछो पूछो, जो पूछना पूछो बेटा, जो बच्चा पूछना चाह रहा है। सर टेट्राहेड्रल और पिरामिडल शेप सेम होते हैं? बेटा एक्चुअली ना टेट्राहेड्रल इस शेप को कहते हैं 109 डिग्री 28 मिनट एंगल। ठीक है, तो 4 बॉन्ड लगे, चारों ही 109 डिग्री 28 मिनट पे, फॉलोड बाय। अब इस 4 में से ना एक, कोई भी एक चेंज हो जाए लोन पेयर, तो जैसे ही ये लोन पेयर में चेंज होगा तो ये बाकियों को रिपेल ज्यादा करेगा, और जब ये रिपेल ज्यादा करेगा तो ये वाला एंगल जो पहले 109.28 था ये 107 में चला जाता है। ठीक है, 107 में चला गया ये, और इस शेप को डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल कहते हैं। लेकिन जरा बेटा ध्यान से देखिए, एक्चुअली में नेचर में हमें क्या दिखते हैं? सिर्फ न्यूक्लियस। जब एक्सरे फॉल करते हैं तो हमें न्यूक्लियस दिखते हैं, तो इस वाले कंपाउंड में हमें ऐसे 4 न्यूक्लियस दिखेंगे जो हम इमेजिनरी लाइन से दिमाग में जोड़ेंगे और हम कहेंगे ये शेप टेट्राहेड्रल। इस वाले केस में हमें नेचर में सिर्फ 3 न्यूक्लियस, या सॉरी इस वाले केस में हमें ये 4 न्यूक्लियस नेचर में दिखेंगे और लोन पेयर दिखते नहीं है, और इस शेप को हम कह देंगे पिरामिडल। तो आप जरा ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रल और पिरामिडल दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। पिरामिडल शेप जो बनती है एक्चुअली उसमें जो टेट्राहेड्रल के 4 बॉन्ड पेयर है ना, उसमें से कोई एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर हो गया, तो उस टेट्राहेड्रल पोजीशन पे वो लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, एंड लोन पेयर की रिपेलिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो गए। तो जो पिरामिडल शेप है इट इज बेसिकली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल की एक फॉर्म है, इट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्लियर है? सर हमें पता कैसे चलेगा अगर sp3 लिखा है और उसका पूछ रहे हैं कि ज्योमेट्री क्या है, तो क्या बताएंगे? कॉमन सेंस बेटा, sp3 है तो अगर लोन पेयर है तो पिरामिडल या बेंट, और अगर लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल। फिर से देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन वही है जो अभी विजय ने कहा था, सेम वही क्वेश्चन है। देखो बेटा विजय, वही वाला क्वेश्चन इनका रिपीट हो गया, आप वाला क्वेश्चन। ये सपोज लिखा है मीथेन, अमोनिया, वाटर, और इस तीनों में कह दिया गया है कि यहाँ सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कहा गया बताओ भाई इसकी ज्योमेट्री क्या है, कौन सा टेट्राहेड्रल है, कौन सा पिरामिडल है, कौन सा बेंट है, तो ये लोन पेयर पे डिसाइड होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा लोन पेयर कितने हैं? बेटा ये वाला फॉर्मूला ऐसे केस में बेस्ट। कैसे बेस्ट है? आपको मालूम है यहाँ सबकी हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है,
कार्बन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास भी 4 है और ऑक्सीजन के पास भी 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं? ऑब्वियसली कार्बन इज द सेंट्रल, बाकी 4 से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 सिग्मा है, तो कॉमन सेंस है, लोन पेयर का नंबर आपको समझ में आ गया। यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी 4 है, तो लोन पेयर का नंबर 0। यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? इट इज अगेन अ कॉमन सेंस, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। देयरफॉर अब इन दोनों का सम 4 आना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 1 लोन। ऑक्सीजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन 2 जुड़ी है, दैट इज 2 सिग्मा बॉन्ड, बाकी 2 लोन पेयर। तो अगर उन्होंने आपको हाइब्रिडाइजेशन दे दी है या आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली है और अब आप जानना चाहते हो कि इसमें लोन पेयर कितने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में से सिग्मा बॉन्ड तो डायरेक्ट दिखते हैं हमें सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं n-1। अगर टोटल एटम 5 दिख रहे हैं तो 4 सिग्मा है, टोटल एटम 5 है, 4 सिग्मा, 4 टोटल एटम है, 3 सिग्मा, 3 टोटल एटम है, 2 सिग्मा, n-1 लगा के हम सॉल्व कर देंगे। स्ट्रक्चर से बता सकते हैं ना? हाँ बेटा सर स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि नाइट्रोजन में बच रहे हैं और ऑक्सीजन में बच रहे हैं? डेफिनेटली 101%। अगर आपको इतना मतलब एटम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है, नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम पता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे आपको दिख जाएगा इसमें लोन पेयर। गुड, बिल्कुल बता सकते। और बताइए डाउट? ये फिनिश हुआ बेटा हमारा टॉपिक व्हिच इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप आप घर पे पढ़िए, क्योंकि शेप मैंने पहले लिखा दी है, वही दोबारा रिपीट होनी है, तो दोबारा शेप मैं नहीं लिखूंगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन 4 वाली है sp3, कोई लोन पेयर नहीं है टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर है पिरामिडल, 2 लोन पेयर है बेंट, 5 की हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3d, कोई लोन पेयर नहीं है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर है सीसॉ, 2 लोन पेयर है बेंट टी और 3 लोन पेयर नहीं है। तो ये मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में शेप्स लिखा रखी है, और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है मैडम को तुरंत आप मैसेज डाल दीजिए कि वो वाला लेक्चर हमें दे दें। आप लेक्चर की सर वो ग्रुप में डाला हुआ है। हाँ बेटा सर ग्रुप में आपने डाल दिया था शेप्स वाला। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं और उनको स्टार्टिंग से भी पढ़ना है, और उन्हीं के लिए मैं कल से एकदम स्टार्टिंग से रिवीजन बैच भी लगाऊंगा, तो उनको भी मैंने कह दिया वो भी इस बैच में आके देखें, और अगर वो कर सकते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट लगे मुझे तो मैंने उन्हें कह दिया इसी बैच में आ जाओ, तो अगर वो कोप अप कर सकते हैं तो वेरी गुड, और अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उस बैच में धीरे धीरे आए। तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जिनको जो ग्रुप में बिल्कुल अभी ऐड हुए हैं या जिनके पास ये लेक्चर नहीं है, तो वो मैम को मैसेज भेज दीजिएगा, उनको मिल जाए, ठीक है। बस आप थोड़ा बस हेडिंग डाल के भेजेंगे तो उनके लिए भी इजी रहेगा, और अगर आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, जैसे एक बच्चे ने कहा कि मेरे पास मतलब वो ग्रुप में पहले से है तो उसके पास लेक्चर्स हैं या लिंक है, तो वो आपसे शेयर कर सकते। तो कल का हमारा टॉपिक होगा इसमें डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। कुछ शेप्स देखेंगे, उस शेप से ही डाइपोल मोमेंट आएगा। तो कल का टॉपिक तब ज्यादा समझ में आएगा डाइपोल मोमेंट जब आप शेप्स पढ़ के बैठेंगे। आज मतलब घर पे शेप्स रिवाइज करिए कि 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर शेप क्या है, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर शेप क्या है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में शेप इंपॉर्टेंट रोल इस। ठीक है बच्चों? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा जल्दी करा दीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स भी हैं। यस सर मेरा भी शुरू कर रहा हूँ बच्चे, और मैंने आपको आज की स्टार्टिंग में ये कहा था कि अब की मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर से कर रहा हूँ, ना कि चैप्टर 1 से। सर मेरा वेडनेसडे को है। ठीक है, मैं सर हमारे स्कूल में एग्जाम्स नहीं होंगे इस बार। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, एग्जाम नहीं हो रहे? यस सर, इस बार होंगे ही नहीं। स्कूल कौन सा बेटा? बीबीएल। बाकी लोग भी बीबीएल में एडमिशन लो सारे के सारे। निखिल सर बता रहे थे। चलिए ठीक है बेटा, एग्जाम होना बहुत जरूरी होता है वैसे, और मैंने एक वीडियो भी बनाई अगर आपने देखी हो, हाउ टू लर्न एंड रिवाइज समथिंग। हाउ टू लर्न एंड रिवाइज। हाँ तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमें पता लगता रहता है, डिग होता रहता है कि हम किस लेवल पे, किस अप्रोच पे है,
गलतियां क्या हो रही हैं। तो एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं हो रहे हैं तो आप लोग अनलकी हो, लकी नहीं। ठीक है, लॉकडाउन लगना बच्चों की खुशकिस्मती है। आप लोग बहुत लकी हो कि आपके यहाँ लॉकडाउन लगा है। पता क्यों? क्योंकि एक्चुअली जिस काम के लिए आज तक गार्जियंस एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख रुपए दे रहे थे स्कूल्स में एक्स्ट्रा कि हमारे बच्चों को डमी करा दीजिए क्योंकि उसे कंपटीशन तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, उसका अपना पैशन इस डमी क्या होता? डमी मीन्स वो स्कूल नहीं आएगा और हमारे बच्चे की आप अटेंडेंस लगाते रहिएगा, प्रैक्टिकल नंबर देते रहिएगा, और वो या तो कोटा जाके पढ़ेगा या कोचिंग्स में पढ़ेगा। दैट मीन्स आप उसे इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कंपेल मत करिए, पेपर आके दे देगा। और वो काम इस बारी सारे बच्चे अपने आप ही डमी हो गए बिना किसी को पैसे दिए। मतलब पहले 2 लाख रुपए या लाख रुपए दे के डमी होते थे, और अब वही सारे बच्चे स्कूल की फीस भी नहीं दे रहे हैं। मतलब स्कूल वाले कह रहे हैं पैसे दे दो, कह रहे हैं किस बात के पैसे, क्यों दे तुम्हें पैसे? इज इट क्लियर? तो मेरे स्कूल में तो मांग रहे हैं। नहीं, वो मांगेंगे, उनका काम है, लेकिन बेटा ये आपका हमारे स्कूल में तो फीस भी फिल करवा दी बच्चों। ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी मनी एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग। इन दोनों को कभी मिक्स मत करिए, एटलीस्ट अपने लेवल पे स्टूडेंट लाइफ में। जिस जमाने में मैं पढ़ता था आज से 20 साल पहले, 22-25 साल पहले, उस समय हमारी फीस मुश्किल से 100 रुपए भी नहीं थी, और हमने वो भी मारी है टीचरों की कभी कभी। और अब लगता है कि उनको अगर दे दिए होते तो शायद टीचिंग की जगह IAS बने बैठे होते या और कुछ कर रहे होते। उस जमाने में वो 100 रुपए बड़े लगते थे, लेकिन आज आने के बाद पता लगता है वो कोई भी वैल्यू नहीं रखता। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आज आपको कहीं की भी फीस थोड़ी भी ज्यादा भी लग रही है, पैसा मुंह पे फेंक के मारो, काम अपना निकालो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कल को ये वाला अमाउंट ना बहुत छोटा लगने वाला है। जो आज कहीं की भी फीस है, वॉट एवर द वैल्यू, वो कल को बहुत लिटिल बिट हो जाएगी। शायद मेरे दादा, उनके पापा कभी या आपके घर में सुनाते होंगे 1 रुपए किलो ये चीज थी, सोना 3 रुपए तोला था, एंड सो सर रोज ही डांटते हैं। ये यूजुअली बुजुर्गों के साथ बैठ जाओ तो ये वाली बात यस सर, रोज ही डांट पड़ती है इस बात पे। तो बेटा हम देखो इतना खर्च कराते, हम तो 1 रुपए खर्च करते थे 1 महीने में। यस वो जमाने तुम्हारी जितनी पढ़ाई में कोचिंग की फीस होती है उतनी हमारी पढ़ाई में लगी थी। बेटा फिर भी मैं ये कह रहा हूँ ना, इन बातों को सुन के आप क्या किया, खर्चे बढ़ा लो अपने, खर्चे बढ़ा लो। मतलब आपको लगता है ना कि खर्चे बढ़ाने से आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो पैसे को बिल्कुल मत देखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये पैसा बहुत कम लगेगा। जैसे वो आपको सुना रहे हैं, आगे की जनरेशन को आपको सुनाना है कि तुम लोग अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, डॉलर्स में पढ़ रहे हो, हमारे टाइम में ये था। तो आने वाले टाइम में ये वाला जो आपको अभी बल्कि अमाउंट लग रहा है ना, जो भी स्कूल की फीस है, कोचिंग की फीस है, आने वाले टाइम में बहुत कम लगने लगेगी। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर आपको लगता है कि ये नोट्स 400, 1000, 2000 के ये मुझे खरीदने, ये बुक खरीदनी है, इफ यू कैन यूटिलाइज परचेज, ठीक है। आपको लगता है कि आप इस कोचिंग में फीस दे चुके हैं जबकि आपको दूसरी कोचिंग ज्वाइन करनी थी, छोड़ डालो, जाने दो पैसे, कोई बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर इज मोर इम्पोर्टेंट। डोंट कंपेयर फ्यूचर विद मनी, उन दोनों चीजों को मिलाओ मत। बर्डन डाल दो अपने माँ बाप पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बर्डन झेलते रहेंगे, हार्डली मैटर्स, ठीक है। मुझे मालूम है हार्डली मैटर्स कहना ईजी है, उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आप बहुत ज्यादा सफर कर जाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ डोंट डू, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, कल के लिए डायपोल मोमेंट की स्टडी करके रखनी है, ठीक है। डायपोल मोमेंट कहना है शेप की स्टडी। हाँ बेटा बोलो। सर केमिस्ट्री में MCQs के लिए कौन सी बुक यूज करनी चाहिए? वैसे तो मैं आप लोगों को डेली भेज रहा हूँ, और बुक्स में लेवल वाइज है। अगर आपने ABC परचेज कर ली है, ABC ऑफ केमिस्ट्री या प्रदीप ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 की, तो आपको जरूरत नहीं 11-12 की, तो आपको अभी जरूरत नहीं है। पहले आप MCQ उसके पीछे दे रखे हैं, और बहुत अच्छे दे रखे हैं, कंपटीशन सेक्शन सब कुछ दे रखा है। तो आप अपने 11th की ना ABC या प्रदीप में से कोई बुक ले लीजिए, उसके पीछे की क्वेश्चन करिए। उसके बाद अगर वो कर चुके होंगे तो आप अरिहंत बुक ले सकते हैं, फिर लेवल बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग, शब्बा खैर, गुड नाइट।